सबका धर्म था तो मंदिर में पुजारी सब क्यों नहीं हुए? सारे लोग पुजारी होने चाहिए थे कि नहीं? कोई ऐसा मंदिर है जिसका पुजारी आदिवासी है? बताइए भाई, कोई आदिवासी पुजारी है? कोई पिछड़ा पुजारी है? कोई दलित तो मंदिर में नहीं जा सकता था। अब एक काम करिए, मंदिर वालों से कहिए जितना चंदा जाता है वो सब सरकारी होगा। मेरा जोहार है। जोरदार ताली स्वागत करेंगे राधेश्याम साहू जी का। आप साहू समाज महासभा का अध्यक्ष हैं, ओबीसी महासभा के आप अध्यक्ष हैं जी। आप सभी को जोहार। हमारे यहाँ एक नारा चलता है, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी छत्तीसगढ़ के इस इलाके में इतनी बारिश के बीच भी आप सब लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले आप सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार है, इनकलाब जिंदाबाद। और इस आयोजन को करने के लिए मुझे आमंत्रित किया आयोजन समिति ने, और मैं पहली बार आपका इतना सम्मान पाकर के बहुत भावुक हूं कि आपने मुझे सम्मानित किया है, आमंत्रित किया है। हम लोग दिल्ली में बैठ करके पढ़ते पढ़ाते हुए ये कहते हैं, समझते हैं कि भारत के नक्शे में 3 चीजों को अगर आप बना तो वो एक ही जगह मिलेगी। खनिज संसाधन, यानी खनिज संसाधन, जितना संसाधन मनुष्यता को चलाने के लिए चाहिए। दूसरा जंगल, और तीसरा आदिवासी। ये तीनों भारत के नक्शे पर एक मिलेंगे और तीनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो ये प्रकृति में पल करके इस पहाड़, नदी, नाले को, इस जल, जंगल, जमीन को जो सुरक्षित रखता है उसका नाम है आदिवासी। और भारत ही नहीं, दुनिया भर में जहां भी पर्यावरण कोई बचाया है और बाकी इंसानों के रहने लायक बनाया है, वो है आदिवासी। वरना इस दुनिया के बाकी लोगों ने इस दुनिया को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आदिवासियों ने उसे बचाने की कोशिश की। इसलिए मैं आपके बीच में आकर बहुत गौरवान्वित हूँ। तो जिस प्रकृति, जिस जल, जंगल, जमीन को आप बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, आज देखिए वही प्रकृति आपका इम्तिहान ले रही है, आपकी परीक्षा ले रही है। वो परीक्षा पास है और यहाँ खड़े होकर के भीगते हुए ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो साथियों, मैं आदिवासियों के बारे में अगर कुछ पढ़कर बोलूंगा, जो बोलूंगा वो पढ़कर बोलूंगा, सीख कर बोलूंगा, और आप तो उसे जीते हैं, तो हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि आदिवासी कौन है और उसकी लड़ाई कौन है। हो सकता है आपसे ज्यादा किताब हमने पढ़ी हो सकता है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आदिवासियों पर आपसे ज्यादा
जानता हूं, क्योंकि आप जो हैं वो आप हैं और आप रोज लड़ करके जो हैं उसे बचा रहे हैं, इसलिए हमसे ज्यादा आप जानते हैं आदिवासी को। लेकिन मैंने जो नारा लगाया था मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। आपके हमने पढ़ा अपने इतिहास में, एक तीर एक कमान, जोर से नारा लगा, एक तीर आदिवासी। ये नारा नहीं, ये आपकी ताकत है, ये ताकत है आपकी। अच्छा, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए साथियों, आपको एक समान बनाने का नारा क्यों लगाना पड़ रहा है? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बीच में तोड़ना चाह रहा है, कोई बीच में तोड़ना चाह रहा है, कोई अलग करना चाह रहा है, कोई अलग बता रहा है कि एक आदिवासी दूसरे से अलग है। क्या आप अलग है क्या? कोई दूसरे से अलग है क्या? आदिवासी आदिवासी अलग अलग है क्या? सब एक समान है। क्यों? क्योंकि सबका त्योहार, सबकी परंपरा, सबकी रवायत एक जैसी है ना। आप मेरी एक बात सुनिए, पिछड़ा आदिवासी, अगर आप आदिवासी नहीं रहेंगे तो हम किसको एक करेंगे भाई? अगर आपको आदिवासी नहीं माना जाए तो हम किसको एक करेंगे? यानी आदिवासी, दलित और मैं पिछड़े समाज से आता हूं, ओबीसी जिसको कहते हैं, तीनों की लड़ाई एक जैसी है, लेकिन हो सकता है लड़ाई दिखने में अलग अलग हो। जैसे हम लोग जल जंगल जमीन नहीं जानते और हम घूमने के लिए जब पहाड़ और जंगलों में जाते हैं, आप उसे बचाने के लिए वहां लड़ते हुए जी रहे होते हैं। ये हमारा और आपका अंतर है। लेकिन फिर भी साथियों, एक बात अब मेरी बताइए, मैं दिल्ली से चल के आया हूं तो मैं भाषण देने नहीं आया हूं। नंबर एक बात, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूं। आपकी आबादी इस देश में कितनी है? आदिवासियों की आबादी इस देश में कितनी है पता है? बताइए। संविधान जब भारत आजाद हुआ तब आदिवासी की आबादी कितनी थी? 7.5%, 7.5%। तो आदिवासी जितनी आबादी है उतना उनको क्या मिला? आरक्षण मिला कि भाई देश को चलाने में हमने विदेशी ताकत को तो भगा दिया, अब यहाँ के लोगों का शासन हो गया जनता पर। तो ये पता चला कि 7.5% भारतीय जो है, क्या हुआ आज जब 2011 की जनगणना हो रही है तो पता है आदिवासियों की जनसंख्या घटी है कि बढ़ी है? जोर से बोलिए, बढ़ी है ना जनसंख्या? आपका हक बढ़ा क्या? आपका अधिकार बढ़ा क्या? आपको नौकरी मिली क्या? आपको शिक्षा मिली क्या? आपको जल जंगल जमीन पर पूरा हक मिला क्या? नहीं मिला, आपको लड़ना पड़ रहा है। इतनी ही बात है। देखिए, इस देश में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूं साथियों, मैं एक सवाल पूछता हूं। ओबीसी समाज के प्रोफेसर 2019 तक इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी ओबीसी समाज का प्रोफेसर नहीं था। आदिवासी कितने थे? सवाल है मेरा, अगर आदिवासियों की आबादी 7.5% है तो कम से कम 100 में 8 प्रोफेसर आदिवासी होने चाहिए थे कि नहीं? आपके प्रोफेसर होने चाहिए थे कि नहीं? आपके आईएएस होने चाहिए थे कि नहीं? आपके डीएम और एसपी होने चाहिए थे कि नहीं? आपकी नौकरी 8% होनी चाहिए थे कि नहीं? सारी लड़ाई इस बात की है कि नहीं? तो फिर देश किसका है भाई? ये हम पूछते हैं ना कि अगर हमारा ये देश है। मैं दो लोगों को याद कर रहा हूं साथियों अपनी बात शुरुआत में ही। सबसे पहले जिन्होंने आदिवासियों की तीर कमान को दिकुओं के खिलाफ लगा करके जल जंगल जमीन के लिए उलगुलान किया, उस नायक का नाम है बिरसा मुंडा, और मैं उन्हें याद करते हुए अपनी बात कर रहा हूं। कौन थे बिरसा मुंडा? इसी संथाल परगना के एक ऐसे नायक बिरसा मुंडा जिन्होंने मात्र बहुत कम उम्र में तीर और तलवार लेकर के, अपना हथियार लेकर के किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? जिन्होंने कहा कि जो दिक्कू हैं, दिक्कू कौन थे?
बाहरी, दीकू का मतलब बाहरी। आप लोग भोजपुरी समझते ही नहीं। पहले बात बताइए कि कहाँ गए हैं, तो कहे परदेश गए हुए। परदेश गए हुए, परदेश का मतलब समझ रहे हैं, दूसरा देश। तो भारत देश में ही परदेश बंबई कलकत्ता कैसे हो गया भाई? इसका मतलब जो हमारी जमीन थी वही हमारा देश था, बाकी सब बाहरी थे। बिरसा मुंडा ने, धरती आबा ने क्या नारा दिया? उन्होंने कहा जो हमारी जल जंगल जमीन छीनने के लिए आएगा वो सब दीकू हैं और हमें उनके खिलाफ उलगुलान करना पड़ेगा। और आज विश्व आदिवासी दिवस पर आपको उलगुलान करने की जरूरत है, यही अपील मैं आपसे करने आया। उलगुलान का मतलब जानते होंगे आप लोग। उलगुलान क्या है नहीं जानते? मैं बता रहा हूँ। उलगुलान का अर्थ है क्रांति। क्रांति का मतलब क्या? जो हमारी अधिकार है, हमारा हक है, उसको कोई अगर छीने तो उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाती है उसका नाम है उलगुलान, उसका नाम है क्रांति। और उसको करने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा को मैं यहाँ से याद कर रहा हूँ। अब एक बात मेरी जवाब दीजिए। बिरसा मुंडा ने कहा ये जल जंगल जमीन तो हमारा है रे भाई, हम यहाँ पैदा हुए, हम प्रकृति में पले बढ़े। बाहर से कोई आके कहता है कि ये जल जंगल जमीन हम आपसे छीनेंगे और आपका विकास करेंगे। क्या करेंगे? आपका विकास हुआ? आपका कोई विकास हुआ? आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पता है? अमृत महोत्सव का मतलब क्या होता है पता है? अमृत महोत्सव का मतलब आजाद हुए इस भारत को 75 साल पूरा हो गया। 75 साल पूरा हो गया। 75 साल बाद जो देश आजाद हो गया, क्या उसके अधिकार जो जल जंगल जमीन का था वो उसके आदिवासी का होना चाहिए था कि नहीं? हक दिलाता है कि जो हक छीनता है वो आपको पूजने का जरूरत है। हक दिलाने वाले को पूजना होगा ना। तो बिरसा मुंडा आपके हक के लिए लड़े थे ना। तिलका मांझी कौन थे? जो आपके हक के लिए लड़े थे। इस देश में सिद्धू कान्हू थे जिन्होंने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी। और जब इस देश का इतिहास लिखा गया तो आप बताइए, बाहर के लोगों को न तो बिरसा मुंडा को पढ़ाया जाता है सिलेबस में, न तिलका मांझी को पढ़ाया जाता है, न सिद्धू कान्हू को पढ़ाया जाता है और न जयपाल सिंह मुंडा को पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता पता है? क्योंकि अचानक कोई आए और आपसे कहे कि तुम आदिवासी नहीं हो, तुम क्या हो? बात समझ रहे हैं सब लोग? अब मैं आपको बता रहा हूं जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। जयपाल सिंह मुंडा जो आईएएस की परीक्षा पास कर दिए थे, जिससे डीएम बनते थे और हॉकी खेलते थे। भारत की रिजल्ट आया तो उनसे कहा गया कि तुम हॉकी में जाओ या नौकरी लो, और वो हॉकी में गए और भारत को गोल्ड मेडल जिताया उन्होंने, पूरी दुनिया में नाम कमाया। और जब जयपाल सिंह मुंडा लौट कर आए तो पूरे झारखंड छत्तीसगढ़ का जो जंगल का इलाका है उसमें उन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी। और फिर पता है जब संविधान भारत का बन रहा था, संविधान जानते हैं ना, नया भारत कैसा बनेगा इसका किताब का नाम है संविधान। और उस संविधान से आपको हक मिला। क्या हक मिला? कि आपके ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना कोई आपसे आपकी जमीन नहीं ले सकता। अभी हमारे साथी कह रहे थे जमीन वो आपको अधिकार देता है। जो आपको अधिकार देता है उस किताब का क्या नाम है? भारत का संविधान। और जो आपसे आपका अधिकार छीनता है उनको क्या कह रहे हैं? दीकू, बाहरी लोग हैं। ये सब बाहरी हैं जो आपके अधिकार छीन रहे हैं। भारत के संविधान बनाने की संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा शामिल थे। जयपाल सिंह मुंडा आपके नायक हैं, मेरे भी नायक हैं, लेकिन मुझसे पहले आपके नायक हैं क्योंकि आपको आदिवासी होने का हक दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी। सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा के बाद जयपाल सिंह मुंडा को अपना नायक मानिए और घर घर बताइए कि जयपाल सिंह मुंडा न होते तो हमें बनाया करना। इसलिए भारत ही भारत नहीं बनता अगर जयपाल सिंह मुंडा भारत के संविधान सभा में नहीं खड़े होते। आप मेरी बात सुनिए, भारत की संविधान सभा में जो दिल्ली जहां से मैं चल के आया,
आपके यहाँ तो साहब इतनी दूर आए रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो जो पुल बना है उस पर इतना पानी क्या बहने लगा। अरे आपके अपने लोग हैं, इनको भ्रमित करने की क्या जरूरत है। अगली बार यहाँ कार्यक्रम हो तो यहाँ पक्की सड़क भी होनी चाहिए और तब जाकर ये कार्यक्रम होना चाहिए। भैया आपका जल जमीन है, यहाँ आपका कार्यक्रम नहीं होगा, किसका कार्यक्रम होगा। और यहाँ पर कार्यक्रम होने के लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए। तब जयपाल सिंह मुंडा ने दिल्ली से, जहाँ से मैं चल कर आया हूँ, बहुत खराब जगह है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारत में बैठकर, बड़े बड़े एसी में बैठकर बड़े बड़े लोग हमारे और आपके हक का सौदा करते हैं। और अगर हम जमीन की लड़ाई छोड़ देंगे तो दिल्ली वाले आपके हक को बेच देंगे। याद रखिएगा मेरे आदिवासी भाइयों, बहुत खराब जगह है दिल्ली। और उसी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब यानी संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा खड़े होकर बोले, हम आदिवासी हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम सैंधव घाटी सभ्यता के वारिस हैं। आप हमें लोकतंत्र मत सिखाइए, हमसे आपको लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। वो जयपाल सिंह मुंडा को पढ़िएगा, उस जयपाल सिंह मुंडा की कहानियां अपने वरिष्ठ लोगों से सुनिएगा। तब जयपाल सिंह मुंडा ने लड़ाई लड़ी थी कि आदिवासी को उसकी जल जंगल जमीन पर पहला हक आदिवासी का है। किसका हक है? ये जल जंगल जमीन किसकी है? ये जल जंगल जमीन पर पहला हक किसका है? इस जल जंगल जमीन को आज तक बचाया किसने है? जब सब बचाया आपने है, हक आपका क्यों आके कहेगा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि आदिवासी नहीं तुम हिंदू हो? ये गलत है कि नहीं? ये गलत है, तो इसको होने देंगे क्या आप? अगर आप आदिवासी ही नहीं बचे तो आपकी जल जंगल जमीन बचेगी क्या? अगर आप आदिवासी नहीं बचे, आपकी परंपरा नहीं बची, तो आप आदिवासी बचेंगे क्या? अब एक बात बताइए, जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा की बहस में एक बात कही। उन्होंने कहा तुम्हारे देवी देवता अलग होंगे, प्रकृति की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। ये पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत, पहाड़, ये जंगल, ये हमारे हैं क्योंकि हमने इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बचाया है। अब सुना तो हमने भी है आपके यहाँ का किस्सा, आपके यहाँ भी कुछ है, लेकिन मैं भाई ठहरा प्रोफेसर आदमी, बाहर से आपने बुलाया है, मैं कोई ऐसी बात करके नहीं जाऊंगा कि जिससे कल यहाँ पर झगड़ा हो। ये मेरा काम नहीं है ना। अरे हम तो आदिवासी समाज को पढ़ लिख करके जीने वाले लोग हैं, जिनके यहाँ झगड़ा ही नहीं मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाता है, उनके बीच में झगड़ा किस बात? तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इशारे में एक बात जरूर पूछूंगा। ये जब पूरा जल जंगल जमीन आपका है तो यहाँ आप अपना रीति रिवाज कैसे मनाएंगे, ये कौन तय करेगा? बिल्कुल तय करेगा कि आप तय करेगा? आपकी पूजा कैसे होगी, कोई और कैसे तय करेगा? कौन तय करेगा? आपका अधिकार क्या है, आपकी लड़ाई क्या है, ये कौन बताएगा? अपना नेता किसी और को मत होने दीजिएगा। अब लड़ाई किस बात की है? पहली लड़ाई साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि भीगते हुए आप लोग सुन रहे हैं। ये आपका जज्बा बताता है कि इस देश से आदिवासियों को न तो कभी पहले कोई हरा पाया, न आज हरा पाया है, न आने वाले कल में कोई हरा पाया। लेकिन खतरा बढ़ गया है, मरा बढ़ गया है। खतरा क्या बढ़ा है पता है? जंगल में लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता है ना। कुल्हाड़ी के हथी किसकी लगी होती है? लकड़ी की। आप तो जानते हैं, आप तो कुल्हाड़ी आपका पूजा करने वाला अस्त्र है ना। एक बार क्या हुआ साहब, जब संविधान सभा में कहा गया कि जो तीर तलवार है ये सब पाबंदी लगा दी जाए, इसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। जयपाल सिंह मुंडा खड़े होकर के कहे कि ये तीर और कमान हम आदिवासियों की पहचान है, तुम्हारे लिए ये हथियार होगा, हमारे लिए पूजा करने की चीज है, इस पर पाबंदी नहीं लगी। और आज भी आदिवासियों की तीर कमान से छेड़खानी नहीं हो सकती। तो उसी संविधान में जब ये अधिकार आपको दे दिया कि आपकी जल जंगल जमीन बिना आपसे पूछे कोई बेच और खरीद नहीं सकता, ये पता है कि नहीं आपको? आपकी जल जंगल जमीन आपकी है ना। कुछ लोग हैं जो आज ये बात कह रहे हैं कि हम आपका विकास करेंगे, आपकी जल जंगल जमीन हमको दे दो। असली खतरा यही है ना। मैं अभी जिस फ्लाइट से आया हूं और जिस दिल्ली से आया हूं,
मैं एक कहानी सुना रहा हूं, मेरी कहानी सुनिए छत्तीसगढ़ के लोगों। आपके इलाके में थोड़ी दूर पर बस्तर है ना, गोमपाड़, वहां एक जगह है। 17 आदिवासियों को आज से 13 साल पहले इस राष्ट्र और राज्य की पुलिस और सेना ने मिलकर मार दिया। पता है कि नहीं आपको? बस्तर के गोमपाड़ में उनको मार दिया। और जब उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए आदिवासी गए, तो अभी इसी महीने क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से पता है? उसमें ये फैसला आया है कि आदिवासियों को किसी ने नहीं मारा, अपने आप मर गए। और दोषी कौन है? जो उनके न्याय का हक मांगने के लिए मुकदमा किया, उन्हीं के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। ये पता है कि नहीं? ये मैं बता रहा हूं, फिर से जानिए। अगर ये देश भी आदिवासी का है तो वो 17 लोगों को मारने वाले कौन लोग थे भाई? एक लड़का है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूँ और परसों एक कार्यक्रम वहां हुआ था। केवल जश्न मनाना, आदिवासी दिवस मनाना नहीं है साथियों। आप और हम तो जश्न मना ले रहे हैं। कल को ये जल जंगल जमीन नहीं बची तो 50 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि मेरे पिता और माता या बड़े भाइयों, तुम्हारे सामने मेरी जल जंगल जमीन छीनी जा रही थी, तुम क्या कर रहे थे? तो आप कहेंगे कि हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे थे। ये सवाल का जवाब दे पाएंगे उनको? आप उनसे बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा की इतिहास था तो ये जल जंगल जमीन आपका था। 50 साल बाद अगर यही रहा, ये जल जंगल जमीन बेच दिया, तो आप अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? आप उनको देने के लिए कुछ बचेगा कि किस बात के आदिवासी वो होंगे? नंबर 1 बात यही आपसे गुजारिश करने आया हूं। आपसे कहा जा रहा है कि हम आपका विकास करने आए हैं, लेकिन आपसे आपकी जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। छीनी जा रही है नहीं? सही से बताइए। सिलगेर का एक जंगल है ना, हसदेव का एक जंगल है, उधर आंध्रा से लेकर के महाराष्ट्र तक चले जाइए, वहां भी जंगल है। राजस्थान में भी आदिवासी हैं। आपका रिश्ता राजस्थान वाले आदिवासी से है कि नहीं है? है कि नहीं? जोर से बोलिए। प्रदेश के आदिवासी से है कि नहीं? झारखंड के आदिवासी से है कि नहीं? एक तीर एक कमान। इसलिए पहला खतरा मैं आपको बताने आया हूँ, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाया जा रहा है। सच है कि नहीं? जंगल काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता है। मेरा किस्सा सुनिए। उस कुल्हाड़ी से जब जंगल को काटा जा रहा था तो लकड़ियों ने विद्रोह कर दिया। किसने? जंगल की लकड़ियों ने। तो जो कुल्हाड़ी चला रहा था उसने उस लकड़ियों से क्या जाकर कहा पता है? तुम इस कुल्हाड़ी का विरोध क्यों कर रहे हो? इस कुल्हाड़ी में जो हत्था लगा है वो लकड़ी तो तुम्हारी है। समझ गए कि नहीं? और जंगल की लकड़ियों ने विद्रोह नहीं किया और एक दिन सारा जंगल काट दिया गया, क्योंकि जंगल की लकड़ियां कुल्हाड़ी के साथ खड़ी हो गई थी, क्योंकि कुल्हाड़ी में लकड़ी उन्हीं की थी। आपके लोगों को ही आपके खिलाफ भड़काया जाएगा। भड़काया जा रहा है कि नहीं? मुझे पता नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके लोगों को आपके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है कि नहीं? क्या आप अपने लोगों से लड़ेंगे? आप अपने लोगों से लड़ेंगे? हाथ उठा के वादा करिए, कभी अपने लोगों से लड़िएगा मत। अगर कोई भटक गया तो उसको बैठा के समझाइए, उससे सवाल पूछिए, उससे ये पूछिए कि जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारी है कि नहीं। ये आदिवासी परंपरा क्या होती है? तब जयपाल सिंह मुंडा ने संसद में खड़ा होकर कहा था, ये वर्ण व्यवस्था में हम आदिवासी तो आते ही नहीं भाई, हमारे यहाँ तो जात व्यवस्था है ही नहीं। कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र, कौन ये? हम तो आदिवासी लोग हैं, हम जल जंगल जमीन को मानने वाले लोग हैं। हमारे खुदा, हमारे भगवान, हमारे लोग हैं जिनको प्रकृति की पूजा करते थे। अब दूसरा खतरा आपको बता रहा हूँ, सड़क बनाने के लिए। आप बताइए आदिवासी को किस चीज की जरूरत है? आपकी मांग क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, आदिवासी को किस चीज की जरूरत है? ये स्कूल की जरूरत है कि नहीं? स्कूल की जरूरत है कि नहीं? आदिवासी को शिक्षा चाहिए कि नहीं? आपको जल जंगल जमीन चाहिए कि नहीं? अगर आपको भूख लगी है, आप मुझे एक कहानी बताइए। अगर आपको भूख लगी है, आप एक बच्चा अपने माँ बाप से कहता है कि हमको भूख लगी है, खाना दो, और उसके माँ बाप उससे कहें कि चलो तुमको फुटबॉल खिला के ले आते हैं, तो बच्चा जाएगा? बच्चा जाएगा? बच्चा रोएगा कि नहीं? लगी है भूख खाने की और तुम फुटबॉल खिलाने ले जा रहे हो। हमको चाहिए जल जंगल जमीन और तुम सड़क बना रहे हो। समझ गए कि नहीं? हमको चाहिए हमारे
और हमको चाहिए स्कूल, और तुम वहाँ पुलिस कैंप बना रहे हो। पुलिस कैंप चाहिए कि स्कूल चाहिए? स्कूल चाहिए कि नहीं? शिक्षा चाहिए कि नहीं? आदिवासी की लड़ाई शिक्षा की है ना। जो धर्म और के नाम पर लड़ाने आए उससे पूछिएगा कि मेरे बच्चों की शिक्षा कहाँ है। यही लड़ाई है ना मेरे हिसाब से। मैं भाई प्रोफेसर आदमी हूँ, बाहर से आया हूँ, मैं जानता हूँ कि शिक्षा की अहमियत क्या होती है। और तब जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था अब तीर और कमान को कलम और किताब से तकदीर बदल देना है, तब आदिवासियों का कल्याण होगा। आज आपके हाथ से कलम, किताब, तीर, तलवार सब छीना जा रहा है। ये सबसे बड़ा संकट है। दूसरी बात बताइए, हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, हमारे यहाँ एक कहावत है भोजपुरी में। एक बार क्या हुआ कि जो एक बच्चा था वो मांग रहा था कि हमको लड्डू दे दो, और माँ उसका चप्पल जो पैंट का नाड़ा होता है उसको ढीला कर दिया। अब वो किस बारे में परेशान है पूरे दिन कि हमारा पैंट सरक न जाए। आदिवासी मांग रहे कुछ और उनको दिया जा रहा है कुछ और। ये सवाल है कि नहीं? अब दूसरी बात, सरकार किसी की भी हो, नेतागिरी पर हमें कोई बात नहीं करनी है। अगर इस जंगल को खोद दिया जाएगा, पेड़ काट दिया जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? जंगल बचेगा? ये पहाड़ बचेंगे? जब पहाड़ और जंगल नहीं बचेंगे तो ये आदिवासी बचेंगे? जब आदिवासी नहीं बचे, पृथ्वी नहीं बची, तो इंसान बचेंगे क्या? ये बाकी हम जैसे लोगों को आपको समझाने की जरूरत है कि आदिवासियों को बचाओ अगर इस दुनिया में इंसान को बचाना है। बात समझिए इसको, इंसान को अगर बचाना। हमारे यहाँ भी खेती किसानी की परंपरा चलती है। गेहूं बोया जाता है तो गीत गाते हैं, धान रोपा जाता है तो गीत गाते हैं, फसल की कटाई होती है तो गीत गाते हैं, फसल की पूजा होती है। आपके यहाँ भी यही सब होता है ना? आपके यहाँ भी गीत गाते हैं ना? आपके यहाँ भी अनाज की पूजा करते हैं ना? आपके यहाँ भी पेड़ पत्तों की पूजा करते हैं ना? तो हम और आप एक हुए कि नहीं हुए? ये ओबीसी और आदिवासी एक हुए कि नहीं हुए? ये दलित समाज के लोग भी यहाँ बैठे होंगे। दलित समाज को अछूत समझा रहा, दलित समाज को मंदिर में नहीं जाने दिया, दलित समाज को छू दिया तो अपवित्र हो गए। तो दलित समाज भी कहा कि हमारा भी परंपरा वो नहीं है और हम भी प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी तीनों एक हो गए कि नहीं? आपको लड़ाने वाले लोग आएंगे और आपसे कहेंगे कि तुम आदिवासी नहीं हो, हिंदू हो। तो आपसे पूछिएगा उनसे, अगर आदिवासी भी हिंदू था तो हमारी शिक्षा कहाँ है? हमारे प्रोफेसर कहाँ हैं? हमारी जल जंगल जमीन पर हिस्सेदारी कहाँ है? अब एक तीसरी घटना सुना रहा हूँ। 2019 की बात है, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक फरमान आया था, पता है कि आपको कागज दिखाना होगा कि ये जल जंगल जमीन आपकी है। याद है? आपसे कागज मांगा गया था और उसमें 10 करोड़ आदिवासी लोग अपने जल जंगल जमीन से विस्थापित हो रहे हैं, है ना? आपसे कागज मांगा था ना? विश्व आदिवासी दिवस के दिन मुझसे हाथ उठा करके एक बात बताइए, सच बताइएगा, अगर आपसे 100 साल 50 साल पुराना कागज मांगा जाएगा तो आपके पास होगा क्या? आपके 100 साल पुराने कोई डॉक्यूमेंट है? कुछ भी नहीं है। तो क्या जमीन आपकी नहीं है? जमीन तो है ना। 1000 साल पुरानी जमीन आपकी है, 2000 साल पुरानी जमीन है, और कोई आपसे आके कहता है कागज दिखाओ, आप कागज दिखाएंगे क्या? और अगर कागज नहीं होगा तो जमीन छोड़ देंगे? जमीन छोड़ देंगे? जोर से बोलिए। आपसे अगर आपका आदिवासियत को कहा जाएगा आप आदिवासी नहीं हो, ये पूजा ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो, तो छोड़ देंगे पूजा करना? लड़िएगा मत। युद्ध करने के लिए लोग हमला करने के लिए आएंगे। सुना है कुछ दिन पहले यहाँ झगड़ा किया था। मैं कह रहा हूँ अगर आप एकजुट रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपके ऊपर उंगली पे उठाए। एकजुट रहना होगा। ये कौन तय करेगा? जोर से बोलिए। आदिवासी क्या चाहते हैं ये कौन बताएगा? आदिवासी कौन है ये कौन बताएगा? तीसरी लड़ाई, आदिवासी जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई, उनकी अपनी लड़ाई। यही ना है भाई? हम तो इतना ही समझते हैं, हम बहुत नादान कि हमारे जंगलों में ऐसे आदिवासी खड़े। और मैं अभी रायपुर आ रहा था तो एक महिला के साथ आया हूँ, उसका नाम कितने लोग जानते हैं बताइएगा? उसकी बस्तर में लड़ने वाली एक आदिवासी महिला सोनी सूरी, जानते हैं? सोनी सूरी को जानते हैं? सोनी सूरी के साथ अन्याय
साथ जेल में बलात्कार हुआ कि नहीं? सोनी सूरी पर झूठा मुकदमा लगाया कि नहीं? सोनी सूरी को ऊपर हमला किया कि नहीं? सोनी सूरी को जेल में बंद किया कि नहीं? और आज कहते हैं सोनी सूरी पर कुछ नहीं हुआ था। और आज अब इशारा समझिए, इस देश में एक प्रधानमंत्री बना है, वो कह रहा है 75 साल बाद हमने पहली बार एक दलित महिला को राष्ट्रपति बना दिया। आदिवासी, हाँ देखो, एक आदिवासी महिला को पहली बार राष्ट्रपति बनाया। पता चला आप लोगों को? ये तो एक तरह से कहें तो ये अच्छी बात है, इसका विरोध तो हम नहीं कर सकते साहब, क्योंकि पहले भी बहुत लोगों की सरकार थी, आप वही आदिवासी को बना देते। लेकिन आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना तो अच्छी बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नियत में कुछ खोट है? नियत में कुछ खोट है कैसे? आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, नौजवानों, बताओ किस जाति से आते थे? अच्छा एक बात बताए, इस देश में भाजपा एक पार्टी ऐसी है जो कहती है कि जाति जाति करने वाले लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी जो जातिवाद को बढ़ाते हैं। तो एक बात बताओ, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया था तो उनकी जाति कौन बताया? कौन बताया? भाजपा वाले बताए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए ना। किसने पूछा था किस जाति के? राष्ट्रपति की कोई जाति होती है? राष्ट्रपति किसी जाति का होता है? द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है, ये कौन पूछा था तुमसे? भाजपा वाले नहीं पूछा कोई, और बताया कौन? इसका मतलब कि वो सब बहुत शातिर लोग हैं, धोखा देते हैं। अब उदाहरण दे रहा हूं, सुनो आदिवासी समाज के लोगों, मैंने पहले भी कहा था, इस देश की बड़ी बड़ी राजधानियों में आपके पुरखों के हाथ से बनाए हुए ईंट, बालू, सीमेंट से बड़ी बड़ी जो इमारत खड़ी हुई है ना, वहाँ आपके बच्चों के भविष्य को बेचा जाता है। इसलिए उस दिल्ली के खिलाफ सजग रहना, आपके बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है वहाँ पर। कैसे? रामनाथ कोविंद दलित थे, रामनाथ कोविंद दलित थे, और दलितों जैसे आपके यहाँ पेशा संविधान, ऐसे ही दलितों के लिए एक कानून बना था, SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट। हिंदी में बता रहा हूँ, पहले अभी सोनी सूरी का बात कर रहा था ना मैं, सोनी सूरी का मैंने अपने चैनल पर इंटरव्यू लिया है, कभी मौका मिले, मुझे पता नहीं ये बात यहाँ कहनी चाहिए कि नहीं, मंच पर बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कि मेरा YouTube चैनल देखिए। अरे जिनके यहाँ आने के लिए सड़क तक 75 साल में नहीं बनी, वो YouTube चैनल कैसे देखेंगे? मैं तो शर्म कर रहा हूँ, कैसे YouTube चैनल पे देखेंगे? इस देश में वहाँ एक प्रधानमंत्री बैठ के कहता है डिजिटल इंडिया हो गया। आपके यहाँ कोई स्कूल है ढंग का क्या? कोई ATM है क्या? कोई बैंक है क्या? किस बात का डिजिटल इंडिया हो गया भाई? डिजिटल इंडिया किसके लिए हुआ है पता है? अंबानी अडानी कौन है पता है? अंबानी और अडानी इस समय भारत के नए नए देवी देवता हैं। बोलना जरूरी है भाई। तो अब ये छत्तीसगढ़ सरकार वाले भी बताएं कि जो जो कानून आदिवासियों के खिलाफ भाजपा सरकार बनाई थी, क्या कांग्रेस वाले उसको विरोध में बदल दिए क्या? इसमें यही है, कोई बड़ा दुश्मन है, कोई बड़ा कटार चलाता है, और कोई मीठा मीठा बोलकर आपका हाथ मांगता है। अब मेरा सवाल का जवाब दीजिए। जैसे दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, उनकी बहनों बेटियों के साथ बलात्कार होता था, दलित का मतलब समझते ना? दलित जो अछूत था भाई, जो आज हिंदू बनाने आए, उससे तुम जम्बू द्वीप पे आर्यावर्त के भारत खंडे विश्व गुरु की बात करते हो। तुमने अपने यहाँ के दलित को अछूत बनाया था कि उसको छू लो तो तुम्हारा मंदिर पवित्र हो जाता था। शर्म आनी चाहिए कि नहीं ऐसे धर्म। राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहने के बाद जिस मंदिर में गए, पुजारी ने उनको घुसने नहीं दिया। बताओ जाति बड़ी चीज। भारत बंद करना पड़ा था ना, उस 2 अप्रैल का भारत बंद किसके समय हुआ? जब दलित राष्ट्रपति। तो दलित राष्ट्रपति है तो SC/ST प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी हो रही है। एक रोस्टर आया था, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, मेरे राजनांदगांव के किसी आदिवासी को खोजता हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर बन के मेरे साथ खड़ा हो, मुझे नहीं मिलता है। बताओ 75 साल बाद इस देश का कौन है? कौन वाइस चांसलर है जो आदिवासी है? क्यों नहीं बने भाई आपके लोग प्रोफेसर? ये मेरा सवाल है। 13 पॉइंट रोस्टर आया था पता है, उसमें 13 पॉइंट पर मार्च का भारत बंद करना पड़ा ताकि
इस देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आदिवासी भी प्रोफेसर बने, आदिवासी भी वाइस चांसलर बने, आदिवासी भी पढ़ लिख करके देश चलाएं, वो काम नहीं हुआ। तो जैसे रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति रहते, दलितों के खिलाफ सारा काम हुआ। मुझे डर है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के कहीं इस जल जंगल जमीन को अंबानी और अडानी के हाथों बेचा तो नहीं जाएगा। जोर से बोलिए, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है बेचा जाएगा? आपको क्या लगता है खतरा है? जोर से बोलिए, खतरा है। आपका लाभ किसमें है? बहरूपिये आ गए हैं। आपके यहाँ भी कोई आया है, मैं उसका नाम और नहीं लूंगा, जानता सब हूँ, सब जानता हूँ कौन कहाँ से आया है और क्या कर रहा है। मैं एक चुटकुला सुना रहा हूँ, सुनिए। 2-3 चुटकुला है, बारिश भी तेज हो रही है, बस बात खत्म करूंगा। हमारे यहाँ एक धर्म की बात थी। अच्छा, और बोले ये बात होनी चाहिए। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। अब चुटकुला सुनिए, धर्म के नाम पर जो भटकाएगा उसको मेरा चुटकुला सुनाइएगा। और मेरे ऊपर कोई अगर कुछ कहे तो कहिएगा कि वो आया था तो बिरसा मुंडा की बात कर रहा था, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहा था, पेरियार की बात कर रहा था। तुमको अगर विरोध करना है तो जाओ, उन लोगों का विरोध करो। हमारे यहाँ तो चुटकुला चलता है। क्या चुटकुला चलता है सुनिए, भोजपुरी समझ जाए तो बताइएगा। आखिरी में एक गांव में कुछ बच्चों ने गधा मार दिया। गधा समझते हैं? गधा की हत्या कर दी। अब गांव के लोग परेशान हो गए, गांव के पंडित के पास गए कि हुजूर, इस गांव के लड़कों ने गधा मार दिया है। पंडित नाराज होकर खड़ा हुआ, अरे गधा मारना तो बहुत बड़ा पाप है, इसका तो वेदों में लिखा है कि 22 प्रकार के नरक होते हैं, किसी में तुमको तला जाएगा, किसी में तुमको भुना जाएगा, किसी में तुमको काटा जाएगा, किसी में तुमको सड़ाया जाएगा। बड़ा पाप लग गया। तो गांव वाले बोले कि मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा हवन कराना होगा। कितना खर्चा आएगा? कहे लाखों रुपए खर्चा आएगा। फिर धीरे से गांव वाला एक जाकर कहा, पंडित जी, जो 4 लड़कों ने गधा मारा है उसमें एक आपका बेटा संतोष भी था। अब आप सोचिए क्या होगा। जैसे उसने कहा कि उसमें आपका बेटा संतोष भी था, तो पंडित जी आराम से बैठे और बोले, 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो ना दोष। यानी अभी थोड़ी देर पहले जो पंडित जी बता रहे थे कि अरे बहुत बड़ा पाप है, जब उनका अपना बेटा आया तो पता चला कोई दोष नहीं है, माफ है। धोखा है कि नहीं? धोखा है कि नहीं? हमारे लोग धोखा खाए थे क्या? बिरसा मुंडा धोखा खाए? जोर से बोलिए, धोखा खाए? नहीं खाए ना? जयपाल सिंह मुंडा धोखा खाए? आप क्यों खाएंगे धोखा? मेरा सवाल है, आप धोखा खा जाएंगे? एक और चुटकुला सुनिए। पर चढ़ गया खजूर के ऊपर से नीचे देखा तो डर लगने लगा, तो हनुमान की पूजा करता। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो चुटकुला सुना रहा हूँ। मैं किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए, मेरा दोस्त था, वो ऊपर से देखा, कहा हनुमान जी, अगर मैं सही सलामत नीचे उतर गया तो इस मंगलवार 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। थोड़ा ताकत मिला, आधा दूर उतरा तो कहा हनुमान जी, आजकल बड़ी गरीबी है, नौकरी कोरोना में चली गई है, आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, उतने में खुश हो जाना। थोड़ा और नीचे उतरा तो कहा कि हनुमान जी, हर मंगलवार आपके यहाँ बड़ा लड्डू चढ़ता होगा, मैं पाव भर चलाऊंगा 250, उतने में ही खुश हो जाना। उसके बाद ऐसा करते करते जमीन पर उतरा, कान पकड़कर उठक बैठक किया कि हनुमान जी, ना आज के बाद जीवन में कभी पेड़ पर चढ़ूंगा और न लड्डू चढ़ाऊंगा। ये दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हमें किसी के धर्म से लड़ना है क्या? जाओ तुम मंदिर लेके अपना रखो, मंदिर से आपकी लड़ाई है क्या? किसी धर्म से आपकी लड़ाई है क्या? आपकी लड़ाई तो आपकी अपनी है ना, आपकी लड़ाई जल जंगल जमीन की है ना। भटकिएगा मत, कोई आपको भटकाएगा, लड़ाएगा। हाथ जोड़कर आदिवासी लोगों, अगर हम आपस में लड़ गए ना, क्योंकि वो बहुत चालाक धूर्त लोग हैं, हमारे खिलाफ हमारे लोगों को आगे कर देते हैं, जानते हैं ना, हमारे खिलाफ हमारे आदिवासी को। अरे कहेंगे कि ये गोंड आदिवासी है, ये दूसरा आदिवासी है, ये अलग है, वो अलग है। आप दोनों ऐसे हाथ पकड़ के कहना कि एक तीर एक कमान। यही मेरा वादा है आपसे कि लड़िएगा मत, सारे आदिवासी एक जैसे।
और मंदिर मंदिर के नाम पर नहीं लड़ना। नोटबंदी हुई थी, पता है 500 और 1000 के नोट बंद हो गए और आप लोग को दे देंगे 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। 15 रुपया भी मिला क्या? 15 रुपया भी नहीं दिया ना। ये सब दिल्ली में बैठ के झूठ बोलता है कि नहीं, और आपका वोट ले लेता है। अगली बार आदिवासी से लड़ा देगा। नोटबंदी हुई, एक आदमी मंदिर चला गया और कहा कि 500 और 1000 की जो नोट बंद हो गई थी वो धड़ाधड़ मंदिर पे चढ़ाने लगा कि भगवान को ही खुश कर लेता हूँ, नोट तो बंद हो गई है, बैंक जा नहीं सकता। अचानक एक व्यक्ति बीच में आया और कहा, अरे ये नोट बंद हो गई है, भगवान को क्यों चढ़ा रहे हो? आदमी बोला, अरे भगवान को थोड़े पता है कि ये नोट बंद हो गई है। तो वो आदमी जोर से बोला, भगवान थोड़ा ये नोट लेता है, जो नोट लेता है उसको पता है कि ये नोट बंद हो गई है। अब पता समझ में आया, आप चढ़ाते थे भगवान के नाम पर और बीच में कौन? विवेकानंद का नाम सुना है आपने? ये हिंदू धर्म वाले उनका बड़ा नाम लेते हैं विवेकानंद का। आपका रायपुर एयरपोर्ट विवेकानंद के नाम पर है। विवेकानंद बहुत बड़े हिंदू थे, गणेश की पूजा कर रहे थे, मंदिर के सामने बैठे थे और देखे कि उनके सामने जो चढ़ावा चढ़ाया गया लड्डू, वो एक चूहा लेके भाग रहा है। तो और विवेकानंद बोले कि ये कैसा भगवान है, अपना लड्डू नहीं बचा सकता तो हमको क्या बचाएगा? ये विवेकानंद की कहानी है। वो धर्म वाले आपको एक दिन आते हैं और कहते हैं कि चलो तुम सब हिंदू हो, चलो मंदिर में पूजा करने जाओगे क्या आप? वो धर्म आपका धर्म है क्या? मैं केवल ये गुजारिश करने वाला हूँ, आदिवासियत आपका धर्म है, जल जंगल जमीन आपका है। इतना ही मेरा आग्रह है। धर्म के नाम पर केवल इसलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि आपकी जल जंगल जमीन नए वाले देवी देवता के हाथों बेच दिया है। अंबानी और अडानी के बच्चों को कभी कांवड़ ढोते देखे हैं? कभी कांवड़ ढोना समझते हैं? कांवड़ जल चढ़ाने जाते हैं। हिंदू धर्म खतरे में है। ये किसके बेटा बेटी को बचाने के लिए बोलते हैं? अच्छा, अगर सबका धर्म था तो मंदिर में पुजारी सब क्यों नहीं हुए? सारे लोग पुजारी होने चाहिए थे कि नहीं? कोई ऐसा मंदिर है जिसका पुजारी आदिवासी है? बताइए भाई, कोई आदिवासी पुजारी है? कोई पिछड़ा पुजारी है? कोई दलित तो मंदिर में नहीं जा सकता था। अब एक काम करिए, मंदिर वालों से कहिए जितना चंदा जाता है वो सब सरकारी होगा और सारे मंदिरों को सरकारी कर दो और सरकार सबका पैसा लेगी, अपने आप आधा झगड़ा खत्म न हो जाए। तो कहिए, गलत कह रहा हूँ क्या? अगर भगवान मेरा है तो मुझे उसको खुश करने के लिए पैसा देने की जरूरत है? भाई पैसा देने की जरूरत है? मेरा भगवान तो मेरे पहाड़ पर बसता है। मैं यहाँ से जब फसल काट कर आदिवासी गीत गाऊं तो उसमें गीत में क्या था? गांव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही, माए माटी छोड़ब नाही, लड़ाई छोड़ब नाही। वो लड़ाई आपकी। और ये आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे आदिवासी भाइयों,